शिकागो के आसपास एक सफेद और रहस्यमयी औरत की कहानियां हैं जिसकी मौजूदगी ने लोगों को लगभग एक सदी से डरा कर रखा है। लेकिन वो वास्तव में कौन थी और क्या वो सच में मौजूद थी? सालों में बहुत से लोगों का मानना है कि वो थी, लेकिन दूसरों के लिए वो बस कई ज्यादा कल्पनाशील दिमागों का फसल है। सच का फैसला अंत में आपके ऊपर है। 1979 में एक टैक्सी ड्राइवर खुद को खोया हुआ पाता है जब वो सड़क पर रात के एक समय सफर कर रहा होता है। जैसे जैसे सड़क मुड़ती जाती है, ये ड्राइवर आगे बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ न कुछ मिल जाए जो उसे उस जगह ले जा सकता है जहां उसे होना चाहिए। जब वह सड़क के दाईं ओर देखता है तो उसे एक महिला की आकृति नजर आती है। वह तेजी से ब्रेक लगाकर रुकता है और पूछता है कि वह यहां से कैसे निकल सकता है। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, खिड़की नीचे करता है और बताता है कि वह खो गया है। वह उस लड़की से कहता है कि अगर वह उसे शहर वापस जाने में मदद कर दे तो वह उसे कहीं भी ले जाने के लिए खुशी खुशी तैयार है, बिना किसी पैसे के। महिला उसे देखती है जैसे वह एक सपने में हो, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो बस टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। टैक्सी उस जगह से लगभग 1 मील आगे जा रही थी जहां रेजरेक्शन सिमेट्री का एंट्रेंस था। यह सिमेट्री लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है और 1904 में खोली गई थी ताकि शिकागो के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रहने वाले बड़े पोलिश अमेरिकन समुदाय की सेवा की जा सके, साथ ही आसपास के उपनगरों के लिए भी। यहाँ लगभग 1,90,000 लोगों की कब्रें हैं और ये शिकागो शहर और उसके उपनगरों में काम करने वाले 44 कब्रिस्तानों में से एक है, जिसे कैथोलिक आर्चडायसिस ऑफ शिकागो चलाता है। वो सिमेट्री के गेट्स के करीब पहुंचने लगे। तभी औरत अचानक उस आदमी से गाड़ी रोकने के लिए बोली। आदमी ने पूछना चाहा, तुम इतनी रात को यहां क्यों रुकना चाहती हो? लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहने वाला था, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी। जब उसने पीछे देखा तो वो औरत बस गायब हो चुकी थी। उसे ये नहीं पता था कि उस रात जब वो उस सड़क पर भटक रहा था तो उसे शिकागो की सबसे मशहूर भूतों में से एक रेजरेक्शन मैरी थी। बहुत से लोगों के मुताबिक रेजरेक्शन मैरी की कहानी सबसे यकीनी भूत या किस्सों में से एक है। ये बस उन अनजान लोगों की वजह से है जो सालों साल से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। रिचर्ड ग्रो, जो एक स्थानीय इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों से मैंने बात की है जिन्होंने रेजरेक्शन मैरी का सामना किया है, वे ज्यादातर बहुत ही समझदार लगे। ये ज्यादातर ब्लू कॉलर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका कोई बड़ा विवाद या कोई और गंभीर दावे का इतिहास नहीं है। जितना हम जान पाए हैं, इस प्राणी का पहला सामना एक आदमी जेरी से हुआ था। 1939 जब शिकागो की युवा पीढ़ी रातों में डांस हॉल भरती थी, उस समय जेरी ने खुद को एक तरह का लड़कियों का फैन मान लिया। तभी उसकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक बताया। 1986 में जब वह 72 साल का था, उसने अपने अनुभव का एक टेप रिकॉर्ड किया और उस वर्णन में उसने कहा कि वह औरत लगभग 5 फीट 7 इंच लंबी थी। उसके सुनहरे बाल थे जो उसके सिर के दोनों तरफ लहराते थे। चमकदार नीली आंखों वाली एक महिला जो उस समय के लिए बेहद शानदार सफेद ड्रेस पहने हुए थी। डांस फ्लोर पर जाकर दोनों बात करने लगे। हालांकि वह ज्यादा नहीं बोली, थोड़ा शर्मीली लग रही थी, लेकिन जेरी ने पता लगा लिया कि उसका नाम मैरी है और वह शिकागो के साउथ साइड पर डेमन स्ट्रीट पर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। जब आखिरी गाना बजा और वहां मौजूद लोग बिखरने लगे तो जेरी ने मैरी को एक लाल गुलाब दिया, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया और फिर दोनों साथ में चल पड़े। शिकागो के दक्षिणी हिस्से में जहां महिला ने कहा था कि वो रहती है, उसने अचानक जेरी से कहा कि वो एक मोड़ ले। उसने कहा कि उसे आर्चर रोड नाम की लंबी और घुमावदार सड़क पर जाना है। जेरी ने उसकी बात मान ली और उस सड़क पर मुड़ गया। जैसे ही वे अपनी यात्रा के कई मील आगे बढ़े, मैरी ने अचानक जेरी से कार रोकने के लिए कहा। जेरी ने पूछा कि क्यों, क्योंकि ये जगह काफी सुनसान लग रही थी। बस एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा था। फिर दोनों कार से बाहर निकले, जहां मैरी ने उसे बताया कि उसे कुछ जरूरी चीजें लेनी हैं। यहाँ एक अजीब सी स्थिति में फंसी हुई जेरी ने सोचा कि वो सही जगह पर है।
फिर उस औरत ने उसे कहा कि वहीं रुकना और वो थोड़ी देर में वापस आएगी। फिर वो गेट की ओर बढ़ने लगी और जेर्री की आंखों के सामने ही वो अचानक गायब हो गई। वो रास्ता जिसे हमने पहले बताया था और वो रास्ता जिसकी मैंने इस कहानी में बात की एक ही है, और गेट उस पुनर्जन्म कब्रिस्तान का एंट्रेंस था। जेर्री कंफ्यूज और असमंजस में था कि इस मुठभेड़ का क्या मतलब है, लेकिन उसने उस औरत का इंतजार किया। हालांकि आखिरकार उसे वापस लौटना पड़ा। कार में बैठकर वह रात के लिए घर जाने लगा। अगली सुबह जब उसे मैरी का बताया हुआ पता याद आया तो उसने डेमन स्ट्रीट जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसे अपार्टमेंट ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उससे पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वहां एक उम्र दराज सुनहरे बालों वाली महिला थी। उसने जोरदार पोलिश लहजे में उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। जेरी ने उसे बताया कि वह एक महिला मैरी की तलाश में है। उस उम्र दराज महिला ने उसे ऐसे देखा जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। कुछ ही पल बाद उसने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, यहां उस नाम की कोई नहीं रहती। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने का सोचा, जेरी की नजर उसके पास से गुजरते हुए एक फ्रेम किया हुआ फोटो पर गई जो एक टेबल पर था। यह वही महिला थी जिसे उसने पिछले रात लिफ्ट दी थी, उसे बताते हुए कि यही वो मेरी है जिसे वो ढूंढ रहा था। महिला अचानक उदास होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह असंभव है, वह मेरी बेटी है और उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उसे और परेशान नहीं करना चाहते हुए जेरी ने उसके समय के लिए धन्यवाद दिया और चला गया। हालांकि इस दिन की मुलाकात जेरी के लिए वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, लेकिन इसने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया कि आखिर यह रहस्यमयी महिला कौन थी। जेरी खुद 1992 में गुजर गया, बिना यह जाने कि उसने सालों पहले किससे मुलाकात की थी। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद रिचर्ड को लगा कि उसने रेजरेक्शन मैरी की पहचान ढूंढ ली है। उस महिला का असली नाम मैरी बोली था और उसकी मौत बेहद दुखद थी। जल्दी और दुखदाई तरीके से उसकी एक शनिवार की रात को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जब वह 1934 में एक डांस हॉल में घूमने गई थी, बस अपने 21st जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले। उसका परिवार बुरी तरह से टूट गया और उस समय की आम प्रथा के अनुसार उसे रिसरेक्शन कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी पसंदीदा गाउन, एक सुंदर सफेद ड्रेस और उसके सुनहरे बालों को कर्ल में सजाकर। सालों से लोगों ने उसकी आत्मा को बार बार जगह जगह देखा है, जैसे कि डांस क्लबों में, बार में और टैक्सियों में।